वकालत ही क्यों? जहाँ लोग डरते हैं वो काम करो जो बाकी लोग नहीं कर पाते। तो मेरे पिताजी के साथ जो भी हुआ, उनके साथ गलत बिहेव किया गया, उसे देखते हुए फिर मैंने क्या डिसीजन लिया कि नहीं, अब मुझे वकील ही बनना है। हर चीज के दो पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। कानून का क्या है कि आप जो एविडेंस लाएंगे वही वो मानेगी। बहुत सारी महिलाएं हैं जो इसका मिसयूज कर रही हैं, बहुत सारे जेंट्स हैं जो वास्तव में गलत कर रहे हैं लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई भी नहीं हो पाती है। पावर है, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, पैसा है। और सही बात तो ये है कि आज जितने केस दर्ज हैं वो तो हमें दिख जाते हैं, लेकिन हमारे देश में अभी बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो दर्ज होते ही नहीं, पन्नों पे लिखित होते ही नहीं। जय हिंद, मैं विशाल राज फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने नए पॉडकास्ट एपिसोड में। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो एक हाई कोर्ट ऑफ इंडिया की वकील हैं जो आज तक अनेकों केसों को अपने तरीके से देखी हैं, उसका समाधान निकाली हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं हमारे आज के गेस्ट की। आप सभी को नमस्ते, प्रणाम, और आपको भी नमस्ते। और मेरा नाम है विजय लक्ष्मी सिंह। मैं चंदौली की रहने वाली हूँ, लेकिन प्रयागराज में प्रैक्टिस करती हूँ। प्रयागराज में कहाँ पर? इलाहाबाद हाई कोर्ट, अभी नाम तो उसका इलाहाबाद ही है। इस पॉडकास्ट को शुरू करने से पहले मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, ये वकालत ही क्यों? क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप लड़की हो और जहाँ लोग डरते हैं वो काम करो जो बाकी लोग नहीं कर पाते हैं। तो एक चंदौली की आम लड़की एक गांव से उठ के आती है इलाहाबाद में, पढ़ाई करती है और अपने जज्बे के साथ आगे बढ़ती है और आज अपने सपने को साकार करने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाती जा रही है। तो मैं ये जानना चाहूंगा, जो आपने ये सफर शुरू किया है, ये इतना आसान था क्या? बिल्कुल नहीं, बहुत ही डिफिकल्ट था। सबसे पहले तो जब मैं पढ़ने आई, मतलब तो मेरे गांव के जो लोग हैं वो मेरे पिताजी को बहुत एक भड़काए, जिसे कहे ना गांव की भाषा में भड़काते हैं कि नहीं बाहर ना भेजो, लड़की भाग जाएगी, ये आज का माहौल ठीक नहीं चल रहा है। लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि मेरी माताजी का बहुत ही सपोर्ट रहा। मेरी माताजी गवर्नमेंट टीचर है, तो वो एजुकेटेड थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं इनको पढ़ना है, तो उनका ज्यादा श्रेय रहा। और कठिनाई तो बहुत आई। दरअसल मैं 10th तक तो अपने डिस्ट्रिक्ट से ही पढ़ाई की। 12th में मैं पहले आ गई, JEE मेंस की तैयारी कर रही थी बनारस, JRS से, आपने सुना ही होगा। तो वहाँ मैंने तैयारी किया, तो KIIT में मेरा क्वालिफाइड हो गया था। मुझे ये था कि मुझे इंजीनियर बनना है, लेकिन पारिवारिक विवाद कहते हैं ना, जो पुश्तैनी विवाद चलते हैं, उनको देखते हुए, मेरे पिताजी के साथ जो भी हुआ, उनके साथ गलत बिहेव किया गया, उसे देखते हुए फिर मैंने क्या डिसीजन लिया कि नहीं, अब मुझे वकील ही बनना है। क्योंकि हम मिडिल क्लास से थे, कोई वो तो था नहीं। तो क्या होता था कि कभी कभी ऐसे केस चलते थे जिसमें पैसे नहीं होते थे घर में, कि नहीं हम केस लड़े। फिर मुझे देखते हुए फिर बड़े पिताजी एक हमारे हैं, गार्जियन कहिए, वो गवर्नमेंट वकील है, फिर उन्होंने मुझे सजेशन दिया कि बेटा अब जाने दो, अब तुम आओ वकालत करो। तो अभी तक आपने अपने घर के मसलों को भी देखा है या बहुत दूसरे देखा, के घर का मसलों को तो भी जितना देखा मसला था मैंने सब खत्म करा दिया। तो क्या आपको तो न्याय मिल गया, तो क्या आपको लगता है कि भारतीय कानून व्यवस्था अपने आप में परिपूर्ण है? देखिए, इसमें हम यही कह सकते हैं, है भी नहीं भी है। हर चीज के दो पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। परिपूर्ण तो है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका मिसयूज भी हो रहा है। आज के टाइम में आपको बताने की आवश्यकता नहीं, बहुत सारे न्यूज वगैरह आ रहे हैं, तो कहीं सही है तो कहीं गलत भी है। तो 50-50 चांस है इसमें। बाकी जो सही है सही। अब कानून का क्या है कि आप जो एविडेंस लाएंगे वही वो मानेगी, यही चीजें हैं। और बहुत सारी महिलाएं हैं जो इसका मिसयूज कर रही हैं, बहुत सारे जेंट्स हैं जो वास्तव में गलत कर रहे हैं लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई भी नहीं हो पाती है। भाई उनका क्या है कि हाँ पावर है, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, पैसा है। तो कहीं ना कहीं 50-50 चांस है। तो इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? अपराध को जो बढ़ावा दे रहे हैं, अपराधी, क्रिमिनल, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, क्राइम इज क्राइम। आप क्रिमिनल हो मतलब आप हो, आप लेडीज हो या जेंट्स हो। हमारे समाज में बहुत सारे कानून व्यवस्थाओं के होने के बावजूद भी महिलाओं के साथ उत्पीड़न, बहुत सारे केसेस सामने आते जा रहे हैं। देखिए, इसमें हम यही कहेंगे कि जो महिलाओं के साथ गलत हो रहा है, अगर ओपनली बताएं तो होता क्या है कि महिलाओं के साथ डोमेस्टिक वायलेंस, पहला तो ये हो गया। दूसरा, अभी
जो आईपीसी की बात करें तो 376 अगर नॉर्मल वे में आते हैं तो होता क्या है कि इस महिलाओं के साथ गलत ये होता है कि जो बॉयज होते हैं, मैं सभी बॉयज को नहीं बोल रही हूँ, 50% पहले ही बता दे रही हूँ, वो क्या करते हैं कि आप शादी का झांसा देते हो, फिजिकल हो जाते हो, आप शादी नहीं करते हो तो लड़की तो, हालांकि लड़की की भी गलती होती है, आई नो 50% होती है, मैं बार बार यही कह रही हूँ, लेकिन उसकी जिंदगी तो पूरी खराब हो गई ना। वो तो किसी और के साथ भी नहीं रह सकती है ना, तो आप रख रहे हो और आप क्या कहोगे कि अरे ये मेरे साथ अगर पहले अटैच में आ गई तो इससे पहले भी कहीं रही होगी, तो उससे पहले आपको सोचना चाहिए। और महिलाओं के लिए मैं तो यही कहूंगी, कंडीशन ऐसे होते हैं, मैंने देखा है कि रेप हुए रहते हैं और मेडिकल रिपोर्ट भी होता है, मुकदमा नहीं लिखा जाता है। तो मुझे जहां तक लगता है कि इसमें सुधार होना चाहिए, मुकदमा लिखवाना चाहिए। अगर सब कुछ कानून व्यवस्था सही है तो कोर्ट की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? आप अगर आईपीसी की बात करें तो 156(3) में क्यों आ रहा है? अगर कानून सही है, मानते हैं सही है, लेकिन न कहीं गलत भी है, सही के साथ साथ गलत भी है। और सही बात तो ये है कि आज जितने केस दर्ज हैं वो तो हमें दिख जाते हैं, लेकिन हमारे देश में अभी बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो दर्ज होते ही नहीं, पन्नों पे लिखित होते ही नहीं। हाँ, ये बिल्कुल होता है, ये तो प्रमाण है, इसमें क्या है, तो सब लोग जानते हैं, बस कोई बोल नहीं पाता। कहते हैं ना कि हम अगर कमजोर हैं तो हम अपने से जो बलवान है उनका विरोध नहीं कर सकते हैं, समझ रहे हैं, यही बात होती है। और होता क्या है कि मुकदमा लोग नहीं लिखते हैं, गरीब लोगों को सताया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे भी लोग हैं जो हमारे कानून में हैं, जो किसी को वरीयता नहीं देते हैं। मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं, पुलिस विभाग के हैं, डिपार्टमेंट के हैं, जो आपके पक्ष में होते हैं, ऐसा भी होता है। और मुझे लगता है कि पहले से तो काफी ठीक ठाक ही चल रहा है, महिलाओं के लिए इस टाइम थोड़ा ठीक है, बेटर है। तो कहना चाहेंगे भाजपा की सरकार में ये सब ऐसे हुआ है कि पहले भी था? पॉलिटिकल के लिए नो कमेंट्स। सरकारें कोई भी हो, काम होता है, काम होने से मतलब है। महिला कहने का मतलब ये, देखिए महिलाएं सुरक्षित रहे, मैं भी एक लड़की हूँ। होता क्या है कि आज भी मैं एक अधिवक्ता हूँ, फिर भी मुझे डर रहता है कि मैं रात को जा रही हूँ तो बिना अपने भाई के साथ नहीं जाती। पॉक्सो जो एक्ट है, जो नाबालिगों के लिए बनाया गया है, तो उसमें बहुत सारे केसेस दर्ज होते हैं जिसमें ये देखा गया है कि एक जिसके साथ अपराध हुआ है वो उसका संबंधित है। ऐसे केसेस आपने कभी देखा है? हाँ, पास्को के ही मेरे बड़े पिताजी एजीडीसी है, तो उसमें क्या होता है, देखिए पास्को कहते हैं ना, नाबालिग, माइनर, इफ यू माइनर, तो इसका मतलब ही यही होता है कि कभी कभी होता है ना कि लड़का लड़की का प्रेम संबंध होता है। आदमी को प्रेम होने का कोई उम्र निर्धारित नहीं होता है, वो कानून दिया है। तो होता क्या है कि 15 से 17 में भी तो होता है ना, तो कानून का मानना ये है कि भाई आप अगर 18 साल से 24 घंटे कम है तो आप माइनर हैं। और होता क्या है कि लड़के लड़की दोनों की इच्छाएं होती है, फिर भी लड़के फंस जाते हैं। यहाँ लड़कों जो होते हैं, बॉयज होते हैं, उनके साथ गलत होता है, क्योंकि कानून का मानना यह है कि लड़की अगर कह रही है कि नहीं हम उसी से शादी करेंगे, हमारा उससे प्रेम संबंध है, फिर भी कहेगा कानून जो भी रूल है कि नहीं ब्रो ऐसा है भाई, तुम जेल जाओ और इसके माता पिता मालिक है, यही होता है। पॉस्को के बावजूद भी लड़के या लड़के हमारे यहाँ सुरक्षित नहीं है? नहीं, पास्को में तो है सेफ है, लेकिन कभी कभी मेजर के साथ भी होता है, जो 18 प्लस है वो कहाँ सेफ है। पारिवारिक अपराध भी या संबंधी अपराध भी इसमें आ जाते हैं पॉक्सो में, कि जैसे कि मैंने बहुत सारे ऐसे वर्कशॉप भी ज्वाइन किया है या उसमें मैं गया हूँ, तो उसमें मैंने देखा है कि जो जिसके साथ अपराध हुआ है उसका घर का ही कोई आदमी है, कोई अंकल है, कोई मामा है, कोई फूफा है, इस तरीके के केसेस आ जाते हैं। तो इस तरीके के केसेस से बचने के लिए आप किसी परिवार को या किसी गार्जियन को या उन बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, एक वकील होने के नाते 70% जो मामला होता है वो घर का ही होता है। बुआ का लड़का है, मामा का लड़का है, चाचा का लड़का है, प्रेम हो गया, तो हम घर वालों को यही कहेंगे कि भाई आप बच्ची पे भी थोड़ा ध्यान रखिए, वो ज्यादा बेटर है। आप होता क्या, आप जरूरी नहीं कि 18 साल की लड़कियां ही बाहर पढ़ने आ रही हैं, कम एज की भी तो आती है ना, 16, 17, आप 10th में हो, 12th में हो, चले आए तैयारी करने, तो वो बाहर में आके क्या कर रहे हैं, आप उसकी निगरानी रखो। आप तो वहाँ घर से पैसे भेज रहे हो, बच्चे पढ़ने आए हैं, बच्चे यहाँ क्या कर रहे हैं। आप मामा के लड़के पे भरोसा करके बच्ची को भेज दिए कहीं, अगले के मन में क्या है हम थोड़ी ना जानते हैं, किसी के मन में क्या है आप ही नहीं जानते हो। तो माता पिता को भी बच्चियों को लेकर थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए और उन्हें समझाना चाहिए कि नहीं कौन कैसा है, बच्चों को पूरा ज्ञान होना बहुत इम्पोर्टेबल है। इन सारी चीजों का, जैसे कि अगर बात किया जाए, मैं इस मुद्दे पे खुल के बात करना चाहूंगा कि समाज बदल रहा है, समाज परिवर्तन हो रहा है, समाज परिवर्तन के साथ साथ बहुत चीजें बदल रही हैं। पहला जो युग था हमारे समय से पहले का या हमारे समय का ही,
माँ बाप बच्चों से खुल या बच्चे माँ बाप से खुल के बात नहीं कर पाते थे इन सारी चीजों पे। एडोलेसेंस हो गया, प्यूबर्टी हो गया, या युवावस्था में जो चेंज परिवर्तन आते हैं, वो उन बातों पे खुल के विचारधारा या अपना विचार व्यक्त नहीं कर पाते थे। लेकिन आज समाज में चीजें बदल रही हैं और माता पिता भी जागरूक होते जा रहे हैं। तो इस तथ्य पे आप जो गार्जियन हैं बच्चों के, उनको क्या कहना चाहेंगे कि वो अपने बच्चे के साथ कैसे संबंध स्थापित करें कि इन अपराधों को कम किया जाए, या ये सारी चीजें हो रही है उनको कम किया जाए? देखिए, जो भी गार्जियन है, जो भी माता पिता लोग हैं, उनसे हम यही कहना चाहेंगे कि भाई आप अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली रहिए। आप अगर उन जो भी उनके लाइफ में चल रहा है, अगर आप नहीं जानोगे तो बाहर का आदमी उसका फायदा उठाएगा। जैसे कहें कि दोस्त ही दोस्त का दुश्मन होता है, कहते हैं ना, दोस्त जो हमारा दोस्त है वही मेरा दुश्मन होता है। मुझे भी नहीं पता होता है, तो अगर माता पिता जो भी है बच्चे से अगर जुड़े हैं तो उन्हें पता रहेगा ना कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है। और अगर वो आगे गलती, अभी आप बच्चे से जुड़े हो, वो आपको बता रहे कि नहीं मेरा यहाँ लिंक है, ये है, वो है, तो अगर वो आगे कोई कोशिश करता है कोई भी गलत कदम उठाने का, तो आप उसे समझाने का प्रयास करोगे, नहीं बेटा ये गलत है। अब आप बच्चे को डांट रखोगे, नहीं तुमको ये नहीं करना है, यहाँ नहीं जाना है, ये नहीं पहनना है, नहीं करना है, तो बच्चा क्या करेगा, अरे मेरे घर वाले मेरा अच्छा नहीं चाहते हैं। इसलिए जो भी बच्चा है उनके साथ आप दोस्त की तरह रहो। तनाव पैदा होता है। हाँ, दोस्त की तरह रहो, एकदम प्रेम से ओपनली। अब मेरी फैमिली मेरे साथ एकदम ऐसे ही रहती है, नो इशू, आप कुछ भी करो, सब बता के करो, बस जो करो, क्योंकि उस समय हमारे पास कोई होता है जिससे हम अपनी चीजों को कह सकते हैं, शेयर कर सके। कभी आपको ऐसा लगा है कि आप कोई डिसीजन लेना चाहती हैं और उस बीच में कानून व्यवस्था आ गई? वकीलों के साथ अक्सर होता है कि हमें सच्चाई तो पता होती है, लेकिन कानून व्यवस्थाएं ऐसे हैं कि हम अपने कदम आगे नहीं बढ़ा सकते। बहुत बार ऐसा होता है, हम बाधित होते हैं, हम एविडेंस के आधार पे चलते हैं, जो पेपर होता है हमें वही मानना पड़ता है, जो लिखा है वही मानेंगे, जो आप चार्जशीट लगा के दिए, जो आप विवेचना करके दिए। ये हो सकता है कि हम अपील करके फिर से उसका इन्वेस्टिगेशन कराएं, लेकिन कहीं ना कहीं हम भी बाध्य होते हैं, सभी लोग बाध्य होते हैं। तब यही कारण है कि बहुत सारे केसेस चालू तो होते हैं, लेकिन उम्र खत्म होने के बाद भी बंद नहीं होते। जहाँ तक मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लव मैरिज आपने कराए हैं अभी अपनी वकालत की शुरुआत, या अभी आप कराती हैं, तो कोई ऐसा केस आया है जिसमें आपको परेशानी हुई हो? बहुत सारे केस ऐसे आते हैं, ऐसे केस आते हैं कि लड़का लड़की बालिग रहते हैं, शादी हम करा देते हैं, फिर भी मुझे फोन आता है कि नहीं आप कैसे शादी करा दी, हम नहीं मानेंगे। और कभी कभी तो ऐसे कंडीशन होता है कि माता पिता वो कहते हैं ना कि आधार कार्ड पता नहीं कैसे बनवा ले रहे हैं, आज के टाइम में बहुत आ रहा है, फर्जी आधार कार्ड बन रहे हैं भाई। ये तो मुझे भी मेरे सीनियरों के द्वारा पता चला जब इस पे हाईकोर्ट का ऑर्डर आया। अब वो फर्जी आधार लाके वहाँ रख देते हैं, लड़की नाबालिग। तो आप क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं करते आप लोग? हम लोग करते हैं, लेकिन हमें क्या, हम आईडी मार्कशीट तो मांगेंगे ना। आधार कार्ड आप मुझे दे दिए, मार्कशीट दे दिए, तो मार्कशीट तो मुझे आधार कार्ड तो सुप्रीम कोर्ट का भी एक ऑर्डर आया था कि कोर्ट मैरिज के लिए नहीं मान्य होगा एज को लेके, तो मार्कशीट तो मान्य है ना। लेकिन कहते हैं माता पिता की मार्कशीट फर्जी है। पुलिस वाले भी भाई अब उसके आगे क्या बोले, बह जाते हैं इधर। तो क्या कभी ऐसा भी केस हुआ है क्या कि आपने शादी करा दी और बाद में लड़का बोले कि हमें परेशानी? नहीं, मुझे तो जहाँ तक लगता है ऐसा कोई केस नहीं हुआ, लड़की ही बोलती है कि हमें परेशानी, हम नहीं रहेंगे। अच्छा, ऐसा क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है? मुझे जहाँ तक लगता है कि भाई जो प्यार होता है ना, वो कुछ चीजें दूर से अच्छी लगती हैं। जो गुलाब का फूल होता है वो दूर से देखने में अच्छा लगता है, जब आप तोड़ देंगे तो एक दिन रखेंगे वो खराब हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आप कहना ये चाहते हैं कि लव मैरिज तो कराते हैं लेकिन हम अरेंज मैरिज करेंगे। हाँ, वो तो फैमिली के ऊपर डिपेंड करता है। आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है, लिव इन रिलेशनशिप, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लिविंग रिलेशन पे हम यही कहना चाहेंगे, कई ऑर्डर और जजमेंट ऐसे आए हैं जो कानून लिविंग रिलेशन को वैलिड बताया है कि भाई यदि आप पति पत्नी हैं, आप में नहीं बन रहा है, आप अलग रह रहे हैं, तो आप लिविंग रिलेशन में रह सकते हैं। एक आदमी अगर पत्नी है तो किसी और के साथ, पति है तो कोई और साथ। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक ऑर्डर है, कहीं ये कानून में तो मुझे लगता है कि नहीं लिखा गया है, लेकिन वो तो मुझे लगता है आज इसका नाम लिविंग दे दिया गया है। और ये बहुत सदियों से चला आ रहा है, और कौन देखने आ रहा है कि आप किसके साथ रह रहे हैं? आपके पास कोई एविडेंस है? अपराध तो तब है जब आपके पास प्रूफ है कि आप शादी किए हैं। लिविंग वाला एविडेंस है, कोई कागज है आपके पास, कोई फोटो है, वही चीज। पूरा कानून व्यवस्था साक्ष्य पे ही चलता है। हाँ। अगर साक्ष्य की बात की जाए तो कभी कभी साक्ष्य बनाए भी जाते हैं और लोग बनाते भी हैं। हाँ। तो कभी कभी आप जैसे वकील या आप जैसे लोग
गुमराह हुए हैं इन चीजों को लेके? बहुत बार हुए हैं। कि आप ही के जो लोग हैं, आप जिनके लिए लड़ती हैं, बाद में पता है ऐसा चला हो कि जो साक्ष्य बनाए गए हैं वो साक्ष्य सही नहीं है। हाँ, इस पे मैं उस अवस्था में उस समय आप लोग क्या करते हैं? देखिए, जब ये पता चलता है, अगर ओपनली बताया तो कभी कभी ये मामले होते हैं ना कि जब आप, फिर मैं वही 376 पे लाती हूँ। एक एग्जांपल आपको देती हूँ कि आप मेजर हो, बालिक हो, और कभी कभी ऐसे कंडीशन होता है कि शादीशुदा औरत है और एक कुंवारे लड़के के साथ अफेयर है, पैसा नहीं मिलता है, आप मुकदमा कर देती है, 376 लगा देती हैं। तो मुझे तो पता है ना, लेकिन हम मजबूर होते हैं। और लेकिन जहां तक हम कोशिश करते हैं कि इसे कॉम्प्रोमाइज कराया जाए, क्योंकि हमें सारा पता है कि भाई 376, आप शादीशुदा है लड़का। आप अक्सर केस देखे होंगे कि अनमैरिड होता है। अभी मेरे पास ये केस आया था, नाम नहीं लेंगे, लड़का यूपीएससी मेंस भी क्वालिफाई कर लिया, अभी आया था रिजल्ट कुछ दिन पहले। तो उसका भी सेम कंडीशन था कि भाई वो एक शादीशुदा लेडीज से जो भी उसका अफेयर रहा हो, तो जब तक वो पैसा देता रहा तब तक ठीक ठाक था। फिर जब पैसा देना बंद हो गया तो महिला हमारे ही यहाँ की थी, चंदौली की, जब महिला चली गई थाने पे, अब थाने वाले आप लिखेंगे कैसे? नहीं, हम महिला है, नारी शक्ति है, लिखना पड़ेगा आपको। थाने वाले भी बढ़िया लिख दिए, तो हमें पता है ना कि वो गलत है। आपका प्रेम संबंध रहा, ये अपराध भी तो है, भले लिविंग कानून कह रही है। आप 376 लगा दी, आपका मर्जी था, तब मैं बलात्कार का बात इसमें आया कहाँ? ये तो लिविंग हो गया। फिर भी हम लोग चुप रहते हैं, जो आप लिख के दे दिए, कंप्रोमाइज कराते हैं कि बाबू जाने दो, तुम ही एडजस्ट करो। तो इस बात से तो ये भी कह सकते हैं कि अगर कोई महिला किसी पुरुष पे, अगर कोई, एक तरीके से कहा जाए कि अगर कोई महिला एलिगेशन किसी इंसान पे लगाती है, तो क्या उस इंसान को सजा हो सकती है मात्र एलिगेशन के आधार पे? बिल्कुल नहीं हो सकती है। ऐसा तो मानते हैं कि अगर महिला अगर कुछ कह दे, महिला ने स्टेटमेंट दिया कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, तो क्या उसको दंड दिया जाता है या उस इंसान को कस्टडी में लिया जाता है? देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई महिला, कहते हैं ना कि महिला एक ऐसी चीज है, आप हमारे गुरु जी ही कहे हैं, और मैं जहाँ तक बता रही हूँ, महिलाएं अगर झूठा ही आके कह दी नहीं मेरे साथ हुआ है, तो हमारे कानून में तो ऐसा भी है कि आप मेडिकल नहीं कराएंगे तो भी आप 376 लगवा सकते हैं। लड़की की इच्छा है, नहीं है कि मेडिकल नहीं होगा तो नहीं होगा। मेडिकल नहीं है तो साक्ष्य कैसे? फिर वो बाद में, अब वो प्रक्रिया चल रहा है उसी पे, इसीलिए तो विलम्ब होते हैं केस में। कभी कभी ऐसे कंडीशन होते हैं। और हाँ, अक्सर ये होता है कि जब मुकदमा जिला न्यायालय से लिख दिया जाता है, थाने से जिला न्यायालय में आता है, या फिर थाने पे ही लिख दिया जाता है, कुछ भी जो एविडेंस नहीं होता है लड़के के खिलाफ या फिर लड़की के ही खिलाफ, मैं लड़की के खिलाफ में नहीं हूँ क्योंकि मैं भी एक लड़की हूँ, और लेकिन 20% ही रखिए, मैं लड़की हूँ, 20% में आप आके कह दी नहीं मेरे साथ रेप हुआ है, मुकदमा लिखवा है, और महिला का मामला रहता है, नारी शक्ति, इतना कानून टाइट है महिलाओं को लेके, तो प्रशासन भी मजबूर होती है, लिखना पड़ता है। नहीं लिखेंगे तो हम ऊपर जाएंगे, ऊपर भी तो लोग हैं बेचारे लिखते हैं। तो उस कंडीशन में लड़के क्या करें? ये बहुत ही समस्या का एक होता है समस्या। तो भाई ऐसा नहीं, आप वहाँ हार नहीं गए, वहाँ आपका सब कुछ खत्म नहीं हो गया। आपका हाई कोर्ट बना क्यों है? मुकदमा लिख भी जा रहा है ना 376, तो आप हाई कोर्ट आइए, स्टे कराइए। स्टे बना क्यों है? आपको जेल नहीं जाना होगा अगर फर्जी मुकदमा लिखा गया है, तो जांच होगी, यहाँ स्टे करा दिया जाएगा कि जब तक ये प्रूफ ना हो तब तक लड़का जेल नहीं जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में आपको लगता है कि मुकदमा गलत है तो आप हाई कोर्ट आइए। इससे पहले आपकी इस बात को मैं कहना चाहूंगा कि थोड़ी देर पहले आपने, जब हमारी वार्तालाप हो रही थी, तो अभी आपने बोला कि कुछ लोग जो ऊपर के लोग हैं वो अपराध में शामिल होते हैं, या जिनके पास पैसा है वो अपराध में शामिल होते हैं। तो अगर उस महिला के पीछे कुछ ऊपर के लोग साथ हैं, तब तो आप जेल जाएंगे, तब तो आपकी कोई साक्षी काम नहीं करेगी। लेकिन हाई कोर्ट में ऐसा नहीं होता है, और मैं यही कहूँगी कि भाई हाई कोर्ट ही एक ऐसा है, मुझे तो बहुत ज्यादा अनुभव नहीं है, मैं बहुत छोटी, कहते हैं पत्ती हूँ, पत्ती से भी छोटी हूँ, और मुझे लगता है कि हाई कोर्ट में मैंने ऐसे चीज देखे हैं कि फर्जी जो 376 लगाए जाते हैं, और हत्या कोई और करता है कि जेल कोई और जाता है, महिलाएं फांसी लगा लेती हैं, घर में पति जेल चले जाते हैं, तो उनको हाई कोर्ट जेल नहीं जाने देता है, जांच करता है। हाई कोर्ट में ऐसा नहीं होता, पहले जांच होता है। मैं जो भी है, जो भी पीड़ित है, मैं उनको यही कहूँगी, लड़का हो या लड़की हो, अगर आपको लगता है कि मेरे साथ गलत हो रहा है, कानून मेरे खिलाफ है, तो आप हाई कोर्ट आइए, वहाँ आपको रिलीफ मिलेगा। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत बार ऐसा होता है कि केसेस सिंपल होते हैं, केसेस सरल होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग हैं। हर डिपार्टमेंट में, मैं किसी एक डिपार्टमेंट की नहीं कह रहा हूँ और मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ,
तो मैंने ऐसा भी सुना है कि केसेस हैं, वकील जो होते हैं एक दूसरे से, मेरी बातों को गलत तरीके से मत लीजिएगा, वकील जो होते हैं वो एक दूसरे से समझ लेते हैं और उस चीज को अपने तरीके से मॉड्यूलेट करते हैं कि केसेस को आगे और बढ़ाया जाए और उनका जेब भरता रहे। नहीं, मैं इस पे जरूर बताऊंगी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। आपको ऐसा लगता है ये वकील करते हैं, ये वकील नहीं करते हैं। कभी कभी ऐसे कंडीशन होते हैं कि जब हमको पता है कि हम गलत हैं, जो द्वितीय पक्ष होता है उसे पता है कि मुझे सजा होना है, उसे पता है ना सजा होना है, वो वकील नहीं बढ़ाते हैं। तो क्या कहते हैं भाई कि हम नहीं आएंगे, तारीख पे नहीं आते हैं, और वकील साहब से कहेंगे भाई अगर तत्काल तारीख पड़ने लगी तो आपको तुरंत ही सजा हो जाएगा, तो भैया उसको खींचिए। वकील भी बेचारे मजबूर होते हैं, और कहीं ना कहीं वो इसमें जो द्वितीय पक्ष होता है वो बहाना निकालता है, हम एडमिट हैं, बीमार हैं। वकील आपको घर पे देखने नहीं जाना, आप क्या कर रहे हैं। तमाम ऐसे गवर्नमेंट ऑफिसर हैं जो दिखाते हैं कि हमें छुट्टी नहीं मिल रही है। कभी कभी ऐसे इतने केसेस हैं जो फोर्स में हैं, कई लोग हैं इनके खिलाफ जो दिखा देते हैं कि हमें छुट्टी नहीं मिलती है, वहाँ सीओ से लिखवा देंगे हम नहीं आ रहे हैं, मुकदमा होता है, आप कोर्ट में हाजिर नहीं हो पाते हैं, चार्जशीट लग जाती है। क्यों, ये कैसा हो रहा है? तो इसमें वकील क्या करेगा? आप तो जब फाइल आएंगे तभी ना वकील करेगा। आज से कुछ समय पहले मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ा था सोशल मीडिया पे ही कि सोशल मीडिया आज के समय में अपराध का सबसे बड़ा अड्डा बन गया है और सोशल मीडिया के कारण बहुत ज्यादा अपराध को बढ़ावा मिला है। तो आपकी क्या राय है इस पे? ये तथ्य कितना सही है, कितना गलत? सही है, मुझे तो लगता है बिल्कुल सही है। मैं अपने अकॉर्डिंग बता रही हूँ, मैं तो कोई वो हूँ नहीं कि मैं न्याय कर रही हूँ, मैं अपने अकॉर्डिंग बता रही हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया इसका लोग मिसयूज कर रहे हैं। सबसे बड़ा तो सोशल मीडिया में ये AI आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बहुत ही गंदी चीज है। मुझे लगता है कि इसको बंद करना चाहिए, सरकार से यही गुजारिश है, क्योंकि इसका बहुत मिसयूज हो रहा है। और इससे हमारे यहाँ की लड़कियां जो भी हमारे भारत की कहिए सुरक्षित नहीं है, बिल्कुल गलत है ये। इसके खिलाफ मैं हमेशा, मुझे तो लगता है कि सभी महिलाओं को मिलकर एक्शन लेना चाहिए। एक PIL लगाए आगे हाईकोर्ट AI के खिलाफ, ये बिल्कुल गलत है। आपने ये तथ्य तो सही कहा, लेकिन इसके साथ साथ AI हमारे जनरेशन को भी तो बदल रहा है। तो कहते हैं ना, लेकिन उससे ज्यादा हमें नुकसान हो रहा है। आप किसी क्या कहते हैं कि मेरे पास इंस्टाग्राम के माध्यम से इतने केसेस आते हैं कि मैडम मेरा न्यूड फोटो बना के वायरल कर दिया, उससे पैसा मांग रहा है, तो ये कहाँ सही है बताइए? ये ऐसा ही है। लड़कियां सुसाइड करने तक से गई है, मैं उनको बचाई हूँ। मैं कांस्टेबल की बात कर रही हूँ, महिला कांस्टेबल पुलिस वालों की, जिनकी फोटो वायरल हो गई है, यही यूपी की, AI के कारण। आप क्या कहना चाहेंगी, सोशल मीडिया गलत है या सही? देखिए, मैंने बोला ना AI को लेके गलत है। मैं बाकी बात कर रही हूँ, अगर मुझसे अगर दिल से पूछा जाए तो मैं 100% कह रही हूँ गलत है। आप ना ले जाओ जनरेशन को आगे, किसी की इज्जत के साथ ना खेलो। लेकिन अगर आप ये ट्रैकिंग की बात कर रहे हैं, जो क्राइम को बढ़ावा मिल रहा है 50% है, क्योंकि ये सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे गरीब लोग भी हैं जो आगे बढ़ जा रहे हैं, जिनको कोई नहीं जानता है, जिनको खाने तक का नहीं है। मैंने ऐसे देखे हैं जो ब्लॉगिंग करके अपना आगे का करके उनका एक जीवन निर्धारित हो जाता है, वो कार्य करने लगते हैं, जिनके पास कोई काम नहीं होता है। और लेकिन कहीं ना कहीं उसका मिसयूज ये हो रहा है कि भाई हमके पता है कि आज हम यहाँ का वीडियो डले रहना है ना, उनके मारा वो एंजॉय हुई ना तो ये लाइव वाला ज्यादा दिक्कत होता है। अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो अलर्ट रहें, लाइव में अपना लोकेशन वगैरह ना बताएं। अब बाकी AI तो बंद नहीं करा दिया जाए, मैं बार बार कहूंगी बंद हो जाए। मैं बहुत जल्द इसके खिलाफ एक्शन लूंगी। आपके क्षेत्र में या आपके द्वारा किए गए कार्य क्या है जो आपने सोशल मीडिया से किया है एक अच्छे डायरेक्शन? सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे बस यही है कि पब्लिक का प्यार मिला है। देखिए, नॉर्मल वे में कहें तो सपोर्ट मिला है, और आज आप लोग मुझे जान रहे हैं, सब लोग जान रहे हैं, तो ये सोशल मीडिया का ही देना है। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे भी 3-4 फोटो बना के मुझे भी धमकियां आ रही थी कि 50,000 रुपए दीजिए, नहीं वायरल करेंगे। एक वकील से ही पर मैंने उनको पकड़ लिया था, ID का लोकेशन वगैरह निकलवा के मैंने पकड़ लिया था। मैं जो भी महिला है, मैं 1 मिनट ये कहना चाहूंगी कि अगर आपको धमकी आती है तो आप डरे नहीं, ये सभी के साथ हो रहा है। बड़े बड़े जो हीरो हीरोइन एक्टर हैं उनकी तो बात छोड़िए, जो फेमस लोग हैं उनके साथ भी हो रहा है। तो आप तत्काल थाने में जाइए, एक एप्लीकेशन दीजिए, फिर देखिए ऐसा नहीं कि इंस्टा ID की लोकेशन नहीं निकलती है। एक पुलिस और कानून ऐसी चीज है ना, कहते हैं कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। अगर वो मन से चाह गया तो आपको तो कहाँ से खोज के लाएगा, आप सोचे भी नहीं होंगे। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि आज के जो हमारा युवा पीढ़ी है, जो आज बहुत सारी चीजों में अच्छा तो है, लेकिन उसको एक
सही दिशा नहीं मिल पा रहा है, तो उनके लिए आपका क्या संदेश होगा या क्या उन्हें बताना चाहेंगे? देखिए, जितने भी युवा हैं, लड़की हो या लड़का हो, सब बराबर है। मेरा तो मानना ये है। तो मैं सभी को यही कहूंगी कि भाई आपको जो कानूनी अधिकार मिले हैं उसका आप सदुपयोग करो, दुरुपयोग मत करो। सदुपयोग करो, चाहे लड़की हो या लड़का हो। और आप कहीं भी ना डरो, आप पढ़ो यार। जब आप पढ़ोगे नहीं तो कैसे जानोगे आपके अधिकार क्या है? आप तो दिन भर कहे तो गर्लफ्रेंड चल रहे हो। हाँ, तो आप पढ़ोगे कहाँ से? और अगर वही चीज आप अपने अधिकार पढ़े रहोगे, संविधान की बात करें, आप लॉ के जो भी नियम कानून है थोड़ा बहुत पढ़ते रहो, और तब आप आगे बढ़ोगे। और किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। सबको यहाँ जीने का अधिकार है, हर कोई जीने आया है और अपना कार्य करने आया है। आप करिए, आगे बढ़िए। ये नहीं कि आप वही स्टॉप रहे, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका हमारे इस पॉडकास्ट में आने के लिए। और इसके साथ साथ मैं आपको आपके आने वाले भविष्य और केसेस को लेके या आपके जीवन को लेके आपको शुभकामनाएं देता हूँ थैंक यू। कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, केसेस देखते रहें और हमारे देश सेवा लोक कल्याण में सहयोग देते रहें। तो ये तो बात हुई आज की जो हमारी गेस्ट हैं उनके साथ। तो बने रहिए, बहुत जल्दी एक नए पॉडकास्ट के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।